नमस्कार साथियों, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से हम एमएससी परिवेश, जिसके अंदर हमने पेपर 4 स्टार्ट कर रखा है। पेपर है हमारे पास एमएससी परिवेश में 4 नंबर का। ये रेगुलर और प्राइवेट दोनों ही प्रकार के स्टूडेंट के लिए है, डीजी एंड टीए। डीजी को हम बोलेंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टीए को बोलेंगे टेंसर एनालिसिस। ठीक है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस। इसके अंदर हमने यूनिट फर्स्ट है, जिसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं और आज हमारे पास लेक्चर 2 है। ठीक है, और ये हमारे पास जेपीएच की बुक है। जेपीएच की बुक जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इसके अंदर चैप्टर 2 का है। और आपको जेपीएच की बुक अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके इस बुक को डाउनलोड करोगे। ठीक है, तो उम्मीद है आपने लेक्चर 1 देखा होगा, जिसके अंदर हमने डीजी या डिफरेंशियल ज्योमेट्री एक्चुअली होती क्या है इसके बारे में समझाया था। तो जैसे ये पेपर स्टार्ट हो डीजी, आपके मन में एक सवाल आएगा स्पेस एंड कर्व की। माना कि ये हमारे पास क्या है कि कर्व है और इसके अंदर 2 पॉइंट हैं, बहुत ही पास पास में है। एक पॉइंट P है, दूसरा इसका पड़ोसी क्यों है, जिसको नेबरहुड या इस छोटा NBD लिखेंगे। ठीक है, ये लोकल डीजी के अंदर होता है और हमारे पास सिलेबस में लोकल डीजी है, ग्लोबल और मैक्रोस्कोपिक डीजी नहीं है। फिर कर्व हमारे पास 2 टाइप के होते थे, एक प्लेन सेक्शन और दूसरा हमारे पास एक ट्विस्टेड कर्व है। तो हमारे पास सिलेबस में ट्विस्टेड कर्व है, जिसको हमने स्पेस कर्व नाम दिया था। इसको हमने स्पेस कर्व, और इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि टाइप्स ऑफ कर्व है विच हैव इन 3D नॉट कन्फाइंड प्लेन बोला था प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पिछला लेक्चर देख सकते हो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसके अंदर हमने स्पेस कर्व 3D के अंदर बताया था। तो 3D का मतलब पॉइंट P को XYZ लेंगे और पॉइंट Q को भी XYZ। 3D के अंदर हमारे पास ये पॉइंट होंगे। तो ये तो लिया हमने पिछली क्लास में जैसा हमने सीखा था। तो आज हमारे पास जो यूनिट फर्स्ट है, जब भी आप इसका सिलेबस चेक करोगे नेट के ऊपर, तो सिलेबस में पहला टॉपिक आएगा हमारे पास स्पेस कर्व। पहला टॉपिक है हमारे पास स्पेस कर्व। दूसरा टॉपिक है हमारे पास है टेंजेंट। ये जो स्पेस कर्व एक टॉपिक है, ये हम लेक्चर 01 में आप कर चुके हैं। आप वहां से आप एक बार देख सकते हैं। आज हमारे पास टॉपिक होगा टेंजेंट। ठीक है, तो आज मेरे पास टॉपिक क्या रहेगा, टेंजेंट। तो मैं यहां से इसको कर लेता हूं और अब तो सबसे पहले हम आएंगे टॉपिक टेंजेंट के अंदर। टॉपिक का नाम आपके पास क्या हो जाएगा, टेंजेंट। टॉपिक का नाम क्या हो जाएगा हमारे पास है टेंजेंट। अगर आपका बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है तो आपने जरूर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब का नाम सुना है, या इंग्लिश मीडियम से हो तो आपने टेंजेंट एंड नॉर्मल सीखा है। देखो टेंजेंट क्या होता है कि हमारे पास कोई कर्व है, हमारे पास कोई कर्व है और हमारे पास पता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री पेपर ही, टोटल पेपर ही किसका है, कर्व का ही है। अगर हम इस कर्व के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं और एक लाइन इसको टच करती हुई जाए, एक लाइन इसको टच करती हुई जाए, तो ये हमेशा कहलाती है टेंजेंट। ध्यान देना, ये टेंजेंट कहलाती है, ना कि टेंजेंट लाइन। बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है। नो, ये केवल और केवल क्या है, टेंजेंट है। और जिस पॉइंट के ऊपर टच करके जाती है उससे 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो रेखा निकल जाती है या जो लाइन निकल जाती है, वो होती है नॉर्मल। वो होती है हमारे पास नॉर्मल, या हिंदी में इसको अभिलंब नाम से जाना जाता था, अगर आपके अच्छे से याद है तो। ठीक है, तो ध्यान देना कि मानो हमारे पास कोई भी एक कर्व है, किसी भी शेप में बना सकते हो। इसके एक पॉइंट के ऊपर आपने कोई लाइन टच की और वो लाइन हमेशा स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। जैसे मार्कर है, ये एक प्रकार से स्ट्रेट लाइन है, टच करती हुई जाए तो ये मेरे पास केवल टेंजेंट कहलाएगा, ना कि टेंजेंट लाइन। और इसके पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट पे टच कर रहा है 90 डिग्री के ऊपर चला जाए तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, नॉर्मल। तो ये नॉर्मल है एंड ये हमारे पास क्या है, ओनली टेंजेंट। इसकी हमें जरूरत क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास डीजी है। डीजी यानी स्पेस एंड कर्व। यूनिट फर्स्ट का नाम ही हमारे पास क्या है, कर्व इन स्पेस। तो कर्व होगा तो इसके ऊपर कोई ना कोई पॉइंट होंगे, कोई ना पॉइंट होगा तो उसके ऊपर कोई ना कोई लाइन टच करके जाएगी, तो हमारे पास क्या होगी, टेंजेंट। अब हमारे पास इसके अंदर टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है टेंजेंट लाइन। सबसे पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन। अब सीखेंगे हम कि टेंजेंट लाइन होती क्या है। ठीक है, मान के चलो कि हमारे पास ये कोई कर्व है, ये हमारे पास कोई कर्व है। 3 सिचुएशन हो सकती हैं
कि या तो कोई लाइन इस कर्व के बाहर से जा सकती है, सेकंड सिचुएशन है कि वो इसको टच करती हुई जा सकती है, या थर्ड कंडीशन है वो इसको इंटरसेक्ट करती हुई जा सकती है, यानी काटती हुई जा सकती है। ठीक है, एक कर्व और एक लाइन की तीन ही सिचुएशन होगी, या तो लाइन कर्व से बाहर होगी, या वो कर्व को टच करती हुई जाएगी, या फिर वो कर्व को काटती हुई जाएगी। ध्यान देना, अगर टच करती हुई जाए तो ये केवल टेंजेंट कहलाएगी, अगर टच करती हुई जाए तो ये टेंजेंट, और अगर काटती हुई जाए कितने बिंदुओं पे काटेगी? अधिकतम 2 बिंदुओं पे, ये अधिक से अधिक 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगी। अब ये जो PQ बचा, ये PQ लाइन हमारे पास है टेंजेंट लाइन कहलाएगी। ध्यान दो, जो लाइन काटेगी PQ, जो 2 पॉइंटों के बीच की जो डिस्टेंस बचेगी, ये डिस्टेंस ही हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। जबकि टच करती हुई जाएगी तो केवल और केवल टेंजेंट कहलाएगी। ठीक है, तो आई होप आप डिफरेंस समझ गए होंगे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट एंड टेंजेंट लाइन। ठीक है, चलो लिखते हैं टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन। क्या लिखूं मैं टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन? कि इफ ए स्ट्रेट लाइन, देखो ये लाइन एक बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। इफ ए स्ट्रेट लाइन, लिखो मेरे साथ साथ है, इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट, इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर्व इन 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट कर्व इन 2 पॉइंट्स, इन 2 पॉइंट्स, देन, और कितने कितने पॉइंट्स के ऊपर है? इस 2 पॉइंट्स, या हमारे पास इसको हम क्या बोल सकते हैं? 2 कोऑर्डिनेट्स। इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर्व इन 2 पॉइंट्स है, देन दिस लाइन इज कॉल्ड, देन दिस लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट लाइन, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो आपको कोई भी बोले कि टेंजेंट एंड टेंजेंट लाइन क्या होती है, तो आप अपनी मर्जी से कोई कर्व टच करती हुई जाए टेंजेंट, काटती हुई जाए तो ये PQ हमारे पास क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन। ठीक है, और ये P एंड Q पॉइंट बहुत ही पास पास में है। जैसे सोच के देखो कि ये मेरे पास कोई कर्व है, यहाँ तक तो टच करती हुई जाएगी टेंजेंट पर, थोड़ा सा भी अगर इसको काटेगी, अगर बहुत ही बारीक सा एक स्पेस बचे, तो ये लाइन भी क्या कहलाएगी? टेंजेंट लाइन कहलाएगी। ठीक है, तो आपको डेफिनेशन याद रखना है। टेंजेंट लाइन क्या होती है? कि इफ ए स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट कर्व इन 2 कोऑर्डिनेट या 2 पॉइंट्स, देन दिस लाइन डिफाइन एज टेंजेंट लाइन। ठीक है, फिर आपके पास टॉपिक आएगा यूनिट टेंजेंट वेक्टर। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास क्या आएगा? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यूनिट टेंजेंट वेक्टर, इसको हम स्मॉल t कैप से डिनोट करेंगे। देखो, इसको हम किससे डिनोट करेंगे? स्मॉल t कैप से डिनोट करेंगे। तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या होता है? तो आइए, आपका फिजिक्स में एक बार बहुत अच्छे से सीखा हुआ है, ऐसा शायद ही कोई स्टूडेंट हो जो वेक्टर के बारे में ना जानता हो। ठीक है, अगर भूल गए हैं लॉकडाउन की वजह से तो मैं आपको याद दिला देता हूँ। यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर होता है ए कैप। ए कैप का मतलब ए वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस का ए। यूनिट वेक्टर क्या होता है? ए कैप। ए कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड ए, या हिंदी में उसका परिमाण ए, परिमाण ए बोलते हैं। ठीक है, यहां हमारे पास क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। यहां हमारे पास क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। इस टेंजेंट की वजह से मैं इसको किससे डिनोट करूंगा? टी कैप से। और टी कैप से हमारा मतलब क्या रहेगा? टी वेक्टर अपॉन टी वेक्टर का मॉड्यूलस। ठीक है, तो टॉपिक है हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब बताओ, एक हमें टेंजेंट लाइन बनानी है, तभी तो हमारे पास क्या आएगा? टेंजेंट वेक्टर। क्योंकि किसी का भी मैग्नीट्यूड निकालना तो उसकी डिस्टेंस तो हमें चाहिए ही। जैसे मानो आप छोटी क्लासों में अगर पढ़ के आते थे तो एक पॉइंट ए बी है, ये है हमारे पास 1 2 3, और इसको मान लो 2 3 4, तो इसकी डिस्टेंस क्या होती थी? 2 - 1 1 i कैप, 3 - 2 1 j कैप, 4 - 3 1 k कैप। तो आप इसका मैग्नीट्यूड बोलते थे कि i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप अपॉन इसका i कोफिशिएंट स्क्वायर, j का कोफिशिएंट और k का कोफिशिएंट।
तो हमें एक लाइन की जरूरत है, तो यहां हमारे पास टेंजेंट वेक्टर की वजह से क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर की वजह से क्या बनेगी, टेंजेंट लाइन। तो आप मान के चलो कि ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है, ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है, और इसका मैं एक पॉइंट मान लेता हूं, स्टार्टिंग में मेरे पास एक पॉइंट है ए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर दो पॉइंट लेंगे P एंड Q। इसके ऊपर हम क्या करेंगे, दो पॉइंट लेंगे P एंड Q। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास DG का मतलब ही क्या होगा, एक कर्व होगा और उसके ऊपर दो पॉइंट होंगे जो बहुत पास पास में होंगे, पर आपको दिखाई नहीं देगा अगर मैं यहाँ के ऊपर क्यों लिख दूं, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा दूर लूंगा और मान के चलेंगे कि दोनों पड़ोसी, ठीक है, नेबरहुड है। तो माना कि हमारे पास ये एक कर्व आ गया, इस कर्व का एक पॉइंट है हमारे पास ए, इसके ऊपर कोई पार्टिकल चल रहा है, किसी टाइम के ऊपर वो पॉइंट पहुंच गया P के ऊपर और इन्होंने डिस्टेंस पार कर ली S। फिर इसके जस्ट पास में एक पॉइंट है Q। देखो इस पॉइंट P के बहुत पास में दूसरा पॉइंट है Q। अब अपने को दिखेगा नहीं, इसलिए मैं इस पॉइंट को यहाँ लिखूंगा पॉइंट Q, और थोड़ी सी दूरी तय करेगा S की बजाय, कितनी दूरी तय कर लेगा, डेल्टा S। S की बजाय कितनी दूरी तय करेगा, डेल्टा S। ठीक है, और हम लिखेंगे कि पॉइंट P एंड Q आर नेबरहुड पॉइंट, ये मैं लैंग्वेज में लिखूंगा। अगर मैं इसकी ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु से इसका स्थिति देखना चाहूँ कि इसकी पोजीशन क्या है, तो ये तो मेरे पास क्या हो गया, आर वेक्टर। माना कि इसकी पॉइंट P से पोजीशन क्या है, आर वेक्टर। पॉइंट Q से पोजीशन क्या है इसकी, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर। तो PQ कितना हो जाएगा आपके पास, Q वेक्टर माइनस P वेक्टर, यानी Q वेक्टर माइनस P वेक्टर। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर। तो बताइए हमारे पास टेंजेंट लाइन कौन सी हुई, PQ की। टेंजेंट लाइन हमारे पास कौन सी हुई, PQ की। और मैं ऐसे करता हूं कि ये मेरे पास एक लाइन है, ये मेरे पास क्या कहलाएगी, टेंजेंट। दोनों एक साथ ही बनाएंगे, और ये मेरे पास क्या है, टेंजेंट लाइन, जिससे आपका डाउट दूर रहे। ठीक है, और ये मेरे पास क्या है, डेल्टा S। ये मेरे पास क्या है, डेल्टा S। लिख लेना भाई अगर आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे तो, मतलब आरक PQ एक प्रकार से कितनी है, डेल्टा S। अब आपको पता है DG क्या है, ये कर्व, ये नेबरहुड पॉइंट, और साथ साथ किस में होंगे, 3D के अंदर होंगे। 3D का होने का मतलब माना इसका कोऑर्डिनेट क्या है, अक्ष स्मॉल y और z। तो बताओ पॉइंट Q का कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारे पास है, अल्प सी दूरी के ऊपर है, जरा सा इसका पड़ोसी है, तो अक्ष प्लस डेल्टा अक्ष, y प्लस डेल्टा y एंड z प्लस डेल्टा z एंड z प्लस डेल्टा z। ठीक है, तो जब भी आपको यूनिट टेंजेंट वेक्टर है आपको निकालो, तो आप सबसे पहले क्या बनोगे, माना कि हमारे पास कोई कर्व है, पॉइंट P एंड Q बहुत पास पास में है, पॉइंट P के ऊपर हमारे पास एक टेंजेंट है, इसको थोड़ा सीधा बना देना, ये अक्ष y z है, ये कोऑर्डिनेट अक्ष प्लस डेल्टा अक्ष, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z है। एक ओरिजिन पॉइंट से ये क्यों रहा, r प्लस डेल्टा r, P रहा हमारे पास r, इनका अंतर कितना बच गया, डेल्टा r। और यहाँ से एक पॉइंट A है जो S दूरी के ऊपर है, ये दूरी डेल्टा S है। ठीक है, इस हिसाब से आपको डायग्राम बनाना है। अब आपकी इसको लैंग्वेज लिखनी है। इसकी लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे, जैसे जैसे हमें दिखाई दे रहा है कि लेट कैपिटल P एंड Q हमारे पास क्या है, अक्स y z x प्लस डेल्टा एक्स y प्लस डेल्टा y है। तो देखो इसी को हम थ्योरम में लिखेंगे, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट P एंड Q आर टू NBD पॉइंट। देखो P और Q क्या है, दोनों पड़ोसी हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल P, साथ साथ इसके कोऑर्डिनेट भी लिखेंगे, एंड कैपिटल Q अक्स प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z आर टू नेबरहुड पॉइंट, टू नेबरहुड पॉइंट। ध्यान दो, नेबरहुड पॉइंट को हम क्या लिख के चलेंगे, NBD ऑन कर्व R एंड R, ऑन कर्व एक तो R वेक्टर पर है, एंड R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर, R पोजीशन वेक्टर ऑफ, R पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड Q, पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली with the origin point O, with the origin point
ओरिजिन पॉइंट ओ। ठीक है, मैंने एक लाइन लिखी है कि लेट पी एंड क्यू आर टू नेबरहुड पॉइंट। तो हिंदी मीडियम वाले थोड़ा सा ध्यान रखना कि एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों प्रतिवेश बिंदु हैं। तो लेट P एंड Q, P के कोऑर्डिनेट क्या है x y z एंड Q के कोऑर्डिनेट क्या है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z आर टू नेबरहुड पॉइंट्स। किसके ऊपर हैं? एक कर्व है r वेक्टर एंड r प्लस डेल्टा r वेक्टर क्रमशः है। देखो पॉइंट P का कौन है? r वेक्टर, और क्रमशः को पॉइंट Q का कौन है? r प्लस डेल्टा r वेक्टर। ये जो रिस्पेक्टिवली होता है ये एक प्रकार से क्रमशः है, पर आपको लिखना नहीं है, सीधा रिस्पेक्टिवली याद रखना है। तो r पोजीशन वेक्टर यानी स्थिति सदिश ऑफ पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली विद द ओरिजिन पॉइंट ओ। ओरिजिन पॉइंट बोले तो मूल बिंदु। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ओरिजिन पॉइंट। तो ये आपके पास डायग्राम है और इसी डायग्राम को देख के हमने ये लैंग्वेज लिखा। टॉपिक का नाम हमारे पास क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने माना स्टार्टिंग में एस है, पॉइंट P और Q पड़ोसी, इनके बीच की दूरी थोड़ी सी डेल्टा S है। तो ये हमने अपनी मर्जी से माना है। देखो S और डेल्टा S, तो इसको लिखेंगे कि लेट लेंथ ऑफ ए आर्क PQ, लेट लेंथ ऑफ ए आर्क PQ इज इक्वल टू डेल्टा S। ठीक है, अब आपको समझाऊँ मैं आपको एक बार, वैसे तो आप समझ गए होंगे आर्क का मतलब क्या होता है। जैसे मानो ये हमारे पास कोई सर्किल है और ये सर्किल का सेंटर है और ये सर्किल की क्या है? कॉर्ड है। अगर मैं इसे बोलूँ ये पॉइंट P और Q है, तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा? चाप PQ, और ये मेरे पास क्या कहलाएगी? जीवा PQ। ये मेरे पास क्या कहलाएगी? जीवा PQ। ठीक है, अब ध्यान देना, चाप को हम लिखेंगे इंग्लिश में आर्क PQ और जीवा को हम लिखेंगे कॉर्ड PQ। जीवा को हम क्या लिखेंगे? कॉर्ड PQ। तो ये हमारे पास सीधी लाइन ना होके एक प्रकार से कर्व टाइप में है, तो मैंने क्या लिखा कि लेट लेंथ ऑफ आर्क PQ। तो एक प्रकार से क्या बन गया? आर्क PQ इज इक्वल टू डेल्टा S देन PQ वेक्टर, देन PQ वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? डेल्टा R वेक्टर। देखो लेट लेंथ ऑफ आर्क PQ, लेट लेंथ ऑफ ए आर्क PQ इज डेल्टा S, देन PQ वेक्टर कितना आ जाएगा? डेल्टा R वेक्टर। देन PQ वेक्टर कितना आ जाएगा? डेल्टा R वेक्टर। और इसका मैग्नीट्यूड कितना है? इस PQ का मैग्नीट्यूड कितना है? जीवा PQ यानी कॉर्ड PQ। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉर्ड PQ। ठीक है, ये इक्वेशन 1 और ये मेरे पास इक्वेशन 2। ठीक है, मैं एक बार देखता हूँ इधर दिखाई देता है क्या? ठीक है, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आ गया हमारे पास है कॉर्ड PQ। अब देखो अपने को निकालना क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अपने को निकालना क्या है? यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, वेक्टर हमारे पास कौन सा है? एक ही तो वेक्टर है PQ। कहां से कहां तक जाएंगे? P से Q। तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर PQ, PQ के ऊपर क्या लगाएंगे हम? कैप, PQ कैप। और PQ कैप का मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा? PQ वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड PQ। क्योंकि आप जानते हो यूनिट वेक्टर कितना होता है, फिजिक्स में अपने बहुत अच्छे से सीखा है। यूनिट वेक्टर ए कैप ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो PQ आ जाएगा, ए की जगह तो हम क्या बोलेंगे? PQ कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए PQ वेक्टर। या फिर हिंदी में या लिखते थे, आजकल आप और लिखने की आदत डालो। और PQ कैप इज इक्वल टू PQ वेक्टर। अभी अभी देखो PQ वेक्टर की वैल्यू कितनी है? डेल्टा R वेक्टर, डेल्टा R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड PQ। और मैग्नीट्यूड PQ किसके बराबर है? कॉर्ड PQ के। मैग्नीट्यूड PQ किसके बराबर है? कॉर्ड PQ के। यानी एक प्रकार से इसकी जीवा PQ के क्या है? बराबर है। इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 1। यहाँ रहने दो 1 और 2 को, क्योंकि हम ज़्यादा इक्वेशन मानने की ज़रूरत नहीं है। लिखो यहाँ तक साथ साथ। ठीक है, मैं इस डायग्राम को यहाँ से मैं रफ कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास ये P और Q पॉइंट क्या है? बहुत ही पास पास में है।
देखो ये पॉइंट P एंड Q क्या है, नेबरहुड पॉइंट है। अगर Q वापस P की ओर आ जाता है, देखो Q वापस P की ओर आ जाता है, अगर अपन ऐसे करें तो कि PQ वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा R वेक्टर अपॉन कोऑर्ड PQ, अपॉन कोऑर्ड PQ। देखो ये मेरे पास डेल्टा R वेक्टर अपॉन कोऑर्ड PQ है। अपने को हमारे पास कोऑर्ड PQ की वैल्यू नहीं है, पर हमारे पास ये पता है कि आरक PQ कितना है, डेल्टा S। हमें ये पता है कि हमारे पास आरक PQ कितना है, डेल्टा S। तो क्यों ना मैं इसको ऊपर नीचे आरक PQ से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों ना हम इसे ऊपर नीचे आरक PQ अपॉन आरक PQ, अगर हम इसको आरक PQ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें तो देखो इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको कि डेल्टा R वेक्टर अपॉन, एक बार तो इसको इस साइड में नीचे लिख लेता हूं आरक PQ इंटू, और ऊपर वाला आरक PQ अपॉन में क्या आ जाएगा, कोऑर्ड PQ, अपॉन में क्या आ जाएगा, कोऑर्ड PQ। मैंने क्यों लिखा आरक PQ से, क्योंकि मेरे को पता है कि आरक PQ की लेंथ कितनी है हमारे पास है, डेल्टा S, पर हमें PQ वेक्टर का कोऑर्ड PQ नहीं पता कि हमारे पास कितना होगी, क्योंकि हमारे को उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड हमारे पास है नहीं, ये तो इसका एक प्रकार से डिस्टेंस है, पोजीशन। अब बताओ कि व्हेन फॉर यूनिट टेंजेंट वेक्टर, भूल ना जाना क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेंजेंट वेक्टर। फॉर यूनिट टेंजेंट वेक्टर व्हेन Q टेस्ट टू P, क्योंकि पॉइंट P एंड Q क्या है हमारे पास है, पड़ोसी है, नेबरहुड है। तो अगर Q वापस P के ऊपर आ जाएगा, सोच के देखो, अगर ये Q मेरे पास वापस P के ऊपर आ गया तो ये तो रही इसकी कोऑर्ड और ये रही इसकी आरक, दोनों बराबर होंगी कि नहीं होंगी। तो अगर Q से P आ जाए तो हमें पता है कि इसके आरक PQ और कोऑर्ड PQ क्या होगी, इक्वल होगी। हमारे पास इसकी आरक PQ और कोऑर्ड PQ क्या होगी, एक समान होगी। ठीक है, अब मैं इस डायग्राम को मिटा देता हूँ, ये दिखाने के लिए रोका कि Q से P की वापस आ गए तो यही तो आरक है और यही हमारे पास है कोऑर्ड है। तो अब हमारे पास क्या शेषफल बचेगा कि PQ कैप इज इक्वल टू, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगी, Q से P की ओर, तो हम बोलेंगे लिमिट Q टेस्ट टू P डेल्टा R वेक्टर अपॉन आरक PQ, और आरक PQ हमारे पास क्या है, इसको 1 ही मानना होगा भाई, इसको आप 2 मानो। आरक PQ हमारे पास क्या है, डेल्टा S, और आरक PQ और कोऑर्ड PQ क्या है, एक समान। इसके लिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 1, और इसको लिखेंगे यूजिंग 1 एंड 3, इसको आप इक्वेशन 3 मान लो। देखो आरक PQ की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ डेल्टा S ले लिया। आरक PQ और कोऑर्ड PQ इक्वल होने की वजह से मैंने क्या लिख लिया, इसको 1। अब आपको पता है लिमिट Q से P की ओर लगाओगे, जो डायग्राम बनाया था अभी, ये पॉइंट P का है, ये पॉइंट Q का है। तो अगर Q इसकी ओर आ जाएगा, अगर ये पॉइंट Q पॉइंट P पर आ जाएगा तो डेल्टा S किसकी ओर चला जाएगा, 0 की ओर। तो Q से P लगाओ, या आप ऐसे बोलो डेल्टा S टेस्ट टू 0, दोनों एक ही बात है, डेल्टा R वेक्टर अपॉन डेल्टा S। और हम PQ कैप को किससे प्रदर्शित करते हैं, T कैप से। मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल t कैप से। तो स्मॉल t कैप हमारे पास कितना आ जाएगा, आपको पता है लिमिट डेल हटाएंगे तो ये d में चला जाएगा, dr वेक्टर बटा ds। ये हमारे पास कितना बचेगा, dr वेक्टर बटा ds। ठीक है, तो ये था हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर, या फिर आप इसको क्या लिखोगे, r वेक्टर और ऊपर लगाएंगे डैश, या फिर हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर और ऊपर क्या लगाएंगे, डैश। सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर, सो यूनिट टेंजेंट वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट टेंजेंट वेक्टर t कैप इज इक्वल टू r वेक्टर की डैश। देखो ध्यान दो, t कैप इज इक्वल टू r वेक्टर की डैश। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, r वेक्टर डैश, डैश का मतलब हमारे पास क्या होगा कि उसका डिफरेंशिएशन है किसके रिस्पेक्ट में, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में।
ध्यान दो, अगर आर वेक्टर डैश आ जाए इसका मतलब उसका डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अगर आपके पास डॉट आ जाए ऊपर, ये डॉट, इसका मतलब उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन है। अगर आपके पास डॉट आ जाए इसका मतलब क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। याद करो बीएससी फाइनल हिंदी मीडियम वाले गति विज्ञान पढ़ के आए जिसके अंदर आर्य और अनुपस्थ वेग त्वरण, ये इंग्लिश मीडियम वाले रेडियल एंड ट्रांसवर्सल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन सीख के आए हैं। तो आपको पता है रेडियल वेलोसिटी क्या होती है, आप रेडियल वेलोसिटी को आर डॉट, रेडियल एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर। एक ट्रांसवर्सल वेलोसिटी को आप क्या लिखते थे, आर थीटा डॉट, फिर ट्रांसवर्सल एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, 1/r d/dt आर स्क्वायर थीटा डॉट। याद आ रहा है ना आपके, ये बीएससी फाइनल में वहां आपने डॉट सीखा था। तो अब याद रखिए डॉट का मीन्स हमारे पास क्या होगा कि उसका टाइम के रिस्पेक्ट में क्या है, डिफरेंशिएशन है। डॉट का मीन्स क्या होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, और डैश का मतलब क्या होगा कि उसका एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। अगर मैं आर वेक्टर डबल डॉट लगाऊं इसका मतलब क्या होगा, d2r बटा dt स्क्वायर, और अगर मैं आर वेक्टर के डबल डैश लगाऊं तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, d2r बटा ds स्क्वायर। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, d2r बटा ds स्क्वायर। तो ये हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर हमारे पास क्या होता है। तो आप सीधा बोलोगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर को टी कैप से डिनोट किया जाता है। टी कैप का मतलब आर वेक्टर डैश, और आर वेक्टर डैश मतलब डी आर वेक्टर बाई डी एस, और आर वेक्टर डैश का मतलब डी आर वेक्टर बाई डी एस। ठीक है, उम्मीद है आपने साथ साथ उतार लिया होगा। तो ये था हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी यूनिट टेंजेंट वेक्टर का हम इक्वेशन निकालेंगे। ये जो हमारे पास टेंजेंट लाइन है इसका हम क्या करेंगे, इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो हमारे पास है ये कर्व, ये पॉइंट P, ये पॉइंट A, क्यों, एक ऐसी स्ट्रेट लाइन जो एक कर्व को टू कोऑर्डिनेट के ऊपर कट करे या इंटरसेक्ट करे, तो ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। ये लाइन हमारे पास क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब हमारे को निकालना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, और ये निकालेंगे हम पैरामेट्रिक फॉर्म में, इन पैरामेट्रिक फॉर्म। अब बुक में साथ साथ मैच करते रहिए, पेज के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो सबसे पहले हमको क्या बनाना है, एक टेंजेंट लाइन। तो अब आप अच्छे से जानते हो टेंजेंट लाइन का मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये एक कर्व है, इसके ऊपर एक पॉइंट है P, और कोई डाउट ना रहे इसके लिए इसको टच करते हुए एक लाइन बना दो T। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ओनली टेंजेंट है। फिर इसका एक दूसरा पॉइंट है, इसका नेबरहुड पॉइंट है Q, यही है पर दिखाई नहीं देगा, इसके लिए इसको मैं थोड़ा सा दूरी के ऊपर मान लेता हूँ, पॉइंट Q है। और पॉइंट P और Q को जो मिलाने वाली रेखा है या जो मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन है, ये हमारे पास क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो आप हर बार की तरह इसके भी ओरिजिन पॉइंट से क्या करेंगे, हम इसकी पोजीशन वेक्टर, इसका भी पोजीशन वेक्टर, माना इसका पोजीशन क्या है, स्मॉल r वेक्टर। यहाँ हमारे पास कोई पॉइंट है A से P की डिस्टेंस है स्मॉल s, P से Q की डिस्टेंस है हमारे पास है डेल्टा s। ठीक है, अब देखो हमारे पास है, मैं एक सिंबल यूज में लेंगे, जैसे पॉइंट होता है P, अक्ष y और z। इसी प्रकार मैं एक पॉइंट को काम में लूंगा जिसको मैं बोलूंगा जाई, ईटा और जीटा। देखो हम एक पॉइंट लेंगे, आप अलग से बॉक्स बना लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर जिससे आपको दिखाई दे जाए, और लिख लेना वहां पर कीप माइंड। कीप माइंड, हमारे पास पॉइंट आएंगे जिसको आप हल्के से ऐसे बनाओगे,
इसको तो हम बोलेंगे जाई, इसका ग्रीक लेटर का ग्रीक वर्ड है, इसको हम क्या बोलेंगे जाई। फिर आप ऐसे लिखोगे, इसको बोलेंगे ईटा, ईटीए। तीसरा आएगा हमारे पास है, इसको बोलेंगे जीटा, ZETA। हमारे पास अक्स वाई जेड, इसको बोलेंगे जाई, ईटा और जीटा। आपको 5 से 10 बार प्रैक्टिस करनी है लिख के, जाई ईटा जीटा, जाई ईटा जीटा। फिर इसके बाद ये आपका हैबिट में आ जाएगा। क्या मतलब है कि हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q। देखो समझना, इसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास x y और z। दूसरा इसका NBD पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा दूरी पे बना लेता हूँ, पॉइंट है Q। x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y और z प्लस डेल्टा z। ठीक है, तो यहाँ से हम देख के बोल सकते हैं कि अगर इसके कोऑर्डिनेट x है और इसका कोऑर्डिनेट x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y, z प्लस डेल्टा z है, इसका मतलब ये दोनों क्या है नेबरहुड पॉइंट। क्योंकि आपको पता है डेल्टा x किसकी ओर जाएगा, 0 की ओर, लगभग 0 ही है। अब क्या करेगा, एमएससी प्रीवियस में ऐसे ना लिख के x प्लस डेल्टा x को, इसको सिंबल दे दिया गया जाई, इसको सिंबल दे दिया गया ईटा, और इसको z प्लस डेल्टा z की जगह हमने क्या लिख दिया, जीटा। तो ये हमारे पास फिर से समझ लो, ये होगा जाई, ये होगा ईटा, ईटीए, और ये होगा हमारे पास है जीटा। ठीक है, ZETA। तो जब जब आपके पास आ जाए एक्स वाई जेड और जाई ईटा जीटा, इसका मतलब आप क्या समझोगे कि ये दोनों NBD पॉइंट हैं, दोनों पड़ोसी हैं, दोनों नेबरहुड हैं। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब जब आपके पास एक्स वाई जेड और जाई ईटा जीटा एक साथ आ जाए, प्रैक्टिस कर लोगे, मेरे को उम्मीद है अच्छे से लिख पाओगे। अगर आप एक्स वाई जेड और जाई ईटा जीटा आ जाए, इसका मतलब दोनों पॉइंट पी क्यू क्या है, NBD है। तो अब आपको क्वेश्चन में या जो एग्जाम में थ्योरम पूछेगा उसमें बिल्कुल भी नहीं लिख के देने वाला कि 2 पॉइंट नेबरहुड पॉइंट है, इसकी बजाय वो सिंबल दे देगा जीटा ईटा और जाई ईटा और जीटा। तो आप समझ जाओगे कि हमारे पास क्या है, NBD पॉइंट है पक्का। क्योंकि जो हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं DG, उसका मूल आधार ही यही है कि एक कर्व, 2 पॉइंट, देखो मैंने बहुत बार इसको लिख दिया है, अब आगे आगे मैं इसको लिखने से बचूंगा। और ये पॉइंट क्या है हमारे पास है, NBD पॉइंट। तो एक तो पहचान ही हो जाएगी कि x प्लस डेल्टा x है, y प्लस डेल्टा y है। अब थोड़ा सा मॉडर्न स्टाइल में लिखे गए ये जाई ईटा और जीटा। ऐसा लिखने का इसका उद्देश्य है कि आप थोड़ा और ज़्यादा मेच्योर बनो, आपको या सीधी भाषा में बोलूँ कि भगवान आपको लिखने की क्षमता प्रदान करे। ठीक है, तो ये आ जाएगा जाई ईटा और जीटा। तो अब की बार मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट मैं क्या लिख लूँ कि ये है एक्स वाई और जेड। पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट लिखने तो मेरे को चाहिए, क्योंकि 3D के अंदर है, स्पेस कर्व ऑफ स्पेस नाम से है, तो 3D के अंदर है, तो x प्लस डेल्टा x लिखने चाहिए। इसकी बजाय मैं क्या लिखूंगा, इसको जाई ईटा और जीटा। इसको हम क्या लिखेंगे, जाई ईटा और जीटा। ठीक है, ये टेंजेंट इधर बना लेना, कोई दिक्कत। अब यहां इसको हमने क्या लिखा, आर वेक्टर। अब इसको क्या लिखना चाहिए मेरे को, r प्लस डेल्टा आर, पर तो डेल्टा तो हमको हटाना ही है, इसकी वजह से तो नए सिंबल आए, तो यहां आप दे देना कैपिटल R वेक्टर। यहां हम क्या लिखेंगे, कैपिटल R वेक्टर। अब आगे वाले पॉइंट Q में से पॉइंट P घटाएंगे, यानी R के अंदर से R घटाएंगे, तो ये हमारे पास कितना बचेगा, R वेक्टर माइनस R वेक्टर। ये हमारे पास कितना बचेगा, R वेक्टर माइनस R वेक्टर। ठीक है, तो एक ही ईटा जीटा, सॉरी जाई ईटा और जीटा को ध्यान रखना, 2-3 बार प्रैक्टिस करना, मजा आएगा बनाने में, फिर आराम से याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर की जो लैंग्वेज लिखी, मैं वही लैंग्वेज वापस इधर लिख रहा हूं। अभी अभी जो हमने लैंग्वेज लिखी थी, लेट P एंड Q टू नेबरहुड पॉइंट्स ऑन पोजीशन वेक्टर R एंड R वेक्टर प्लस डेल्टा R वेक्टर रिस्पेक्टिवली विद द रिस्पेक्ट पोजीशन ओरिजिन पॉइंट O, ठीक उसी प्रकार मैं क्या लिखूंगा कि लेट P एंड Q, देखो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे कि लेट कैपिटल P, अब कैपिटल P के कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, एंड Q
क्योंकि क्या लिखेंगे, जाई ईटा एंड जीटा। तो लेट P एंड Q आर टू नेबरहुड पॉइंट, आर टू, और नेबरहुड को स्टाइल में लिखोगे NBD पॉइंट्स। लेट P एंड Q आर टू NBD पॉइंट ऑन कर्व आर वेक्टर एंड आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर ऑन कर्व आर वेक्टर एंड ऑन द पोजिशन वेक्टर ऑफ ऑन आर वेक्टर एंड कैपिटल आर वेक्टर आर पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट कैपिटल P एंड Q रिस्पेक्टिवली with the origin point O, with the origin point O। पहले वाले एग्जाम्पल में सेम मैंने लिखा, बस उस वक्त वहाँ x प्लस डेल्टा एक्स, वाई प्लस डेल्टा वाई, जेड प्लस डेल्टा जेड थे, और यहाँ आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर था इस मॉडल के अंदर। वही डेफिनेशन लिखनी है देख के कि लेट ए पॉइंट P एक्स वाई जेड एंड पॉइंट Q जाई ईटा जीटा आर टू नेबरहुड पॉइंट से ऑन कर्व where r vector and capital R vector are position vector of point P and Q respectively with the origin point O, with the origin point O। तो ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालेंगे तो यहाँ तक डेफिनेशन आ जाएगी। अब आपको पता है कि ये PQ वेक्टर हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन। तो आप क्या लिखोगे कि हियर टेंजेंट लाइन हमारे पास कितनी है, PQ। जो लाइन है PQ वेक्टर की एक प्रकार से वो हमारे पास क्या है, टेंजेंट लाइन है। या मैं ऐसे बोलूं कि किसी कर्व की कोड एक टेंजेंट लाइन होती है तो भी मैं गलत नहीं ठहरा सकते आप, ठीक है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि एक कर्व है उसकी कोड टेंजेंट लाइन कहलाती है, एक प्रकार से आप ऐसे ही मान के चलोगे, ठीक है। अब जो हमारे पास ये S है और इसकी डेल्टा S है तो हम क्या बोलेंगे, लेट आर्क लेंथ ऑफ आर्क PQ, लेट लेंथ ऑफ आर्क PQ इज इक्वल टू डेल्टा S। देखो पहले वाले में भी हमने आर्क लेंथ कितनी मानी थी, डेल्टा S, ठीक है। देन PQ वेक्टर इज इक्वल टू, देन PQ वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। और अभी हमने टॉपिक निकाला था यूनिट टेंजेंट वेक्टर, उसके अंदर यही क्या था हमारे पास, स्मॉल टी कैप। सो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर पैरेलल हो जाएगा टी कैप के। सो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर पैरेलल हो जाएगा टी कैप के। आप इसको ऐसे लिख लेना कि वेन Q टेस्ट टू P, ठीक है, कि वेन Q टेस्ट टू P, क्योंकि पहले वाले कंडीशन में पॉइंट Q P के ऊपर आया था तो हम बोलेंगे देन PQ विल बी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, देन PQ विल बी यूनिट टेंजेंट वेक्टर, यूनिट टेंजेंट वेक्टर। सो कैपिटल आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर पैरेलल होगा टी कैप के, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर पैरेलल होगा टी कैप के। अब बताओ मेरे पास टी कैप क्या है, तो आप साइड में दिखाओगे वो यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता था। हम इसको सोल्व कर चुके हैं इसलिए इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है। टी कैप हमारे पास क्या जाएगा, यूनिट टेंजेंट वेक्टर, क्योंकि पहले वाले में ये तो था। अब यहाँ क्या गए, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, तो दोनों क्या है, पैरेलल। ध्यान देना, पैरेलल बोले तो समांतर। मैं भी शायद आप लोगों के साथ मजाक कर रहा हूँ, या परपेंडिकुलर बोले तो लंबवत, पर हो सकता है किसी कोई बच्चा या कोई बच्ची बहुत साल के बाद 2 साल पढ़ाई छोड़ दी हो, बीच में बीएड करने लगे, उसके बाद एमएससी कर रहे हो, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर में भी उनके दिक्कत आएगी। तो पैरेलल होता है समांतर, इसका ये साइन होता है, परपेंडिकुलर होता है ये वाला, ठीक है। तो आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर पैरेलल है टी कैप के। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। आपको पता है पैरेलल को हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया लैम्डा एक कांस्टेंट है और टी। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इज नोन
इज नोन एज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इज नोन एज इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। तो पहले तो हमारे पास यूनिट टेंजेंट वेक्टर था, यूनिट टेंजेंट वेक्टर यानी टी कैप, और टी कैप वेक्टर यानी आर वेक्टर की डैश, और आर वेक्टर डैश यानी डी आर वेक्टर बाई डी एस। अब हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, तो ये रहा आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो आप क्या बोलोगे कि आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी कैप, ही हमारे पास क्या कहलाएगा, इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट लाइन। और समझ जाना कि ये जाई है, ईटा है, जीटा है। जैसे ही आपको किसी कहो के अंदर जाई, ईटा, जीटा दिखे, समझ लेना उसका वो पड़ोसी बिंदु है या उसका वो नेबरहुड पॉइंट है। ठीक है, तो एक बार उतारो इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इसके काफ़ी अलग अलग फॉर्मेट में लेंगे कि अगर इसका पैरामीटर t होगा तो क्या होगा, इसका पैरामीटर वेक्टर फॉर्म में होगा तो क्या होगा, या फिर कार्टेशियन फॉर्मेट में लेंगे। तो ये हमारे पास वीडियो लेक्चर है, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर 3 के अंदर जैसे ही हम आएंगे तो सबसे पहले मैं लिख लूँगा कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर टी कैप इज इक्वल टू आर वेक्टर डैश, और यूनिट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा इंटू टी कैप। तो जैसे लेक्चर 3 में आएंगे मैं डायरेक्ट यहीं से क्या कर दूंगा, इसकी शुरुआत करूंगा। ठीक है।